जी आसिया बताइए। यस सर, डाउट्स थे। आप बताइए। एक मिनट। जी। A battery of 6 volt is connected to the terminal of 3-meter long wire of uniform thickness and resistance of the order 6 ohm. So the difference of potential between 2 points separated by 50 centimeter on the wire will be बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 volt. 6 वोल्ट की बैटरी है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है या नहीं है? नहीं है। एक बार फिर से पढ़ो। बैटरी ऑफ 6 वोल्ट 6 volt is connected to the terminals of 3-meter long wire of uniform thickness and resistance of the order. ये internal resistance नहीं है, वो वाली होगी। ठीक है। Resistance of the order of 6 बैटरी ohm. का जो वोल्टेज है वो हो गया 6 वोल्ट और जो आपके वायर की रेजिस्टेंस है वो कितनी बता दी आप? 60 ohm. रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू 60 ओम। बस 60 ओम लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। 60 ओम पर यूनिट लेंथ या क्या? नहीं सर, सिर्फ 60 ohm है। Battery of 6 volt is connected to terminals of 3-meter wire. Yes sir. ठीक है, आगे बताइए। And the resistance of order 60 ohm, the difference of potential between 2 points separated by 50 centimeter on the wire. ठीक है, 2 पॉइंट आपको कहा जा रहा है जो कितने से सेपरेटेड है? 50 सेंटीमीटर। 50 centimeter. ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपका ये वायर है और ये आपका सेल लगा हुआ है और ये आपका 60 ओम है। इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस और बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 60 सेंटीमीटर हमसे कह रहा है ना। 60 सेंटीमीटर लेंथ पे आपसे पूछ रहा है शायद। 60 या 50? 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर के लेंथ पे आपसे ये पूछ रहा है। तो पूरे वायर की लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो तो 6 वोल्ट होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर के अक्रॉस कुछ होगा वोल्टेज का ड्रॉप। लेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम कुछ V मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप को अगर आप देखेंगे, चूंकि रेजिस्टेंस इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो हम जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर आपको याद हो कहां से, ये पोटेंशियोमीटर का एक फंडा था, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई को हम लिख सकते हैं रो एल बाई, मतलब आई को हम आई रहने दें, आई आई है, और रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए। बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, करंट इज आल्सो कांस्टेंट, V कैन बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय L। तो कांस्टेंट तो दोनों केस में सेम ही होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि V बाई L इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ V1 बाई L1 इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज इक्वल टू V2 बाई L2। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना है? 6। कितने वायर के अक्रॉस? 3 के अक्रॉस। अब हमें निकालना कितने के अक्रॉस है टोटल वोल्टेज अक्रॉस 50 सेंटीमीटर। तो इसको आप लिख दीजिए 0.5, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट। सर अगर 2 बल्ब कनेक्टेड है एक सीरीज में और फिर एक पैरेलल में, तो पावर किस में ज्यादा होगा? एक सीरीज में और एक पैरेलल में, ये क्वेश्चन आधा अधूरा है। नहीं, सिर्फ ये अगर आप दोनों कहते हो कि फर्स्ट सिंगल, सीरीज हाँ, में अच्छा एंड ऐसे फिर एक बोलो कि बार अगर पैरेलल दोनों, में। अच्छा दो बल्ब्स हैं, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज,
है ना, और सेम वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है। Yes, sir. Same voltage. ठीक है, तो किसमें पावर ज्यादा होगा, ये सवाल है आपका। तो अब देखिए, पावर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, पावर बेसिकली क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो Yes, अगर sir. दो बल्ब आप ले लो, ये बल्ब ले लो और ये बल्ब ले लो, ये दो बल्ब ले लिए, तो बल्ब को डील करने का तरीका ये है कि बल्ब का रेजिस्टेंस आप डील कर लीजिए। तो अगर आप दो बल्ब ले रहे हैं और दो बल्ब का रेजिस्टेंस आप देखेंगे, तो वो रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। Yes, sir. सही। सर पावर V स्क्वायर बाय R होगा और रेजिस्टेंस तो हम वो उसका नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, R इक्विवेलेंट का सीरीज वाला अलग और पैरेलल वाला अलग। सीरीज वाला अलग, पैरेलल वाला अलग लगाएंगे। एक मिनट रुको, तुमको इस बात को कैसे समझाया जाए ज्यादा आसानी से, वो देखता हूँ। पूरा स्टेटमेंट पढ़ना क्वेश्चन का एक बार। Two bulbs are rated P1V and P2V if they are connected in series and in parallel across the supply V. Find the power dissipated in the two combination in terms of P1 and P2. ठीक है, मतलब उन दोनों का जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज वो अक्रॉस द बल्ब आर सेम, और पावर निकालना है ना आपको सिंपली। Yes, sir. तो देखो P1 अगर इसका है और इसका V1 इसके अक्रॉस वोल्टेज दोगे, तो P1 इसका पावर होगा, इसका P2 पावर होगा, जब V2 के अक्रॉस हम इसको लगाएंगे तो P1 को हम ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R1, या V1 स्क्वायर बाय R1। दोनों के अक्रॉस V है क्या वोल्टेज बेटा, दोनों के अक्रॉस V। Yes, sir. तो इसको V कर लो सीधा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं V1 स्क्वायर डिवाइड बाय R1, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं P2 को V स्क्वायर बाय R2। ठीक है, अब इनको आपसे कहता है कि हमने क्या किया, कि जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में याद रखिएगा इक्विवेलेंट पावर लिखा जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाय P1 प्लस ऑफ P2, ये लिखा जाता है। ठीक है सर, इसका मतलब इसका हम 1/P को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1, या ये, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, V स्क्वायर बाय R1 प्लस ऑफ R2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ टू बल्ब इन सीरीज। तो अगर आप सीरीज में 1/P लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 प्लस ऑफ R2 डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर। इसका मतलब 1/P को क्या लिख देंगे, 1/P को आप लिख देंगे R1 डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर प्लस ऑफ R2 डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर। तो यहाँ से R1/V का स्क्वायर, तो 1/P विल बी इक्वल टू 1/P1 प्लस ऑफ 1/P2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम पावर की वैल्यू निकालें, तो पावर की वैल्यू आपको नहीं लगती P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस ऑफ P2 हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर इन सीरीज। आई होप यही पूछा था शायद। Yes, sir. नेक्स्ट। सर लेकिन इसमें ज्यादा किसमें होगी, मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि सीरीज में ज्यादा होगी पावर या पैरेलल में होगी। अब वो डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन हम ऐसे नहीं बोल सकते। ये डिपेंड करता है कि जो सोर्स हमने लगाया वो सोर्स 220 वोल्ट का है या सोर्स का वोल्टेज कुछ और है, वो उस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो वेरी कर सकता है, सोर्स के वोल्टेज का अकॉर्डिंग वो बात वेरी हो सकती है, बदल सकती है। ओके सर। यस सक्षम, डू यू हैव डाउट्स? नो सर। अच्छा, आसिया, व्हाट नेक्स्ट? Sir, two primary cells of EMF E1 and E2 are connected to the potentiometer via AB if the balancing length for the two combination of the cells are 250 centimeter and 400 centimeter. Find the ratio of E1 and E2.
सर तो इसमें E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 कर देंगे। इसमें दो सिचुएशन होगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, दो सेल्स कनेक्टेड होंगे सीरीज में, तो दो बार इसका डायग्राम भी होगा साथ में जहां तक मुझे यस लगता है सर, यार। यस सर, एक डायग्राम है। बार सेम पोलैरिटी कनेक्टेड होगी और एक बार अपोजिट पोलैरिटी हाँ कनेक्टेड यस होगी, सर, है ना। यस सर। तो एक बार अगर सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है और एक बार अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड है, तो जब सेम पोलैरिटी कनेक्टेड होती है तो आप क्या लिखते हो, E1 प्लस ऑफ E2, सॉरी, जब ये ऐसे है एक सेल और इसकी ये है, तो ये सेम पोलैरिटी कनेक्टेड हो गई, सीरीज है लेकिन सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है, तो ये E1 माइनस ऑफ E2 हो जाएगा, और E1 माइनस ऑफ E2 विल बी इक्वल टू L1 विच इज फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ। दूसरे केस में आपसे कहता है कि अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड हो गई, ये है और उसके बाद ये ऐसे कनेक्टेड है, ये E1 है ये E2 है, तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, E1 प्लस ऑफ E2 इज इक्वल टू L2। अब इसके बाद आप इसका रेशियो ले लीजिए, E1 प्लस ऑफ E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस ऑफ E2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। ये ऐसे लिख सकते हैं आप। और जब ये ऐसे लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए यू कैन अप्लाई द कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेथड। हैव यू हर्ड अबाउट कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड? यस सर। ठीक है, वो लगा लीजिए इसमें। जब वो लगा लीजिएगा तो आपको E1 अपॉन E2 का रेशियो पता चल जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट, A fully charged capacitor C with initial charge Q0 is connected to a coil of self-inductance L at t is equals to 0. The time at which the energy is stored equally between the electric and the magnetic field is. हाँ, तो इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कब स्टोर होगा, वो टाइम निकालना है। तो इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में तब स्टोर होता है जब ये देखो, चार्ज की एक इक्वेशन हमने पढ़ा था एलसी ऑसिलेशन में, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो उस केस में जो एनर्जी होगी वो प्रॉपर्ली क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के नेचर की होगी। और जब यही चार्ज जीरो हो जाएगा तो ये एनर्जी जो होगी वो प्योरली मैग्नेटिक नेचर की होगी। और इस केस में हमें चाहिए इक्वली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो और इक्वली मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो। तो इसके लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो पहले हम वो वैल्यू ऑफ चार्ज निकालते हैं, वो क्यू नॉट बाई रूट टू आता है। देखो कैसे, मान लो इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द चार्ज इज क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। जाहिर है कि इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जब आप लिखेंगे तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू जीरो, और सी क्या है, उसका कैपेसिटेंस है, तो क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज। मान लो किसी समय पे ये फाइनल एनर्जी हो जाती है, जब चार्ज चेंज होगा तो ये क्यू स्क्वायर बाई टू सी हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, तो हमसे कह रहा है कि भाई जो फाइनल एनर्जी है दैट शुड बी हाफ ऑफ दिस इनिशियल एनर्जी, यही तो मतलब हुआ, तभी तो इक्वली यस होगा सर। ना। ठीक है, तो इसका हाफ वैल्यू हमें चाहिए। तो अब इसका हाफ कैसे निकालें सर हम, तो इसको हम ये कर लें सर, क्यू स्क्वायर बाई टू सी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। तो ये टू सी से टू सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू नॉट बाई रूट टू, प्लस माइनस ऑफ कोर्स, प्लस माइनस ऑफ क्यू नॉट बाई रूट टू, दिस विल बी द वैल्यू। यहाँ तक बात समझ में आई। ये तो चार्ज क्यू नॉट यस बाई सर। रूट टू होगा तो एनर्जी हाफ इलेक्ट्रिकल होगी और हाफ क्या होगी, तो हाफ इलेक्ट्रिकल और हाफ मैग्नेटिक होगी। अब यहाँ पर रख दीजिए इसको, तो प्लस माइनस ऑफ क्यू नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/√2। तो कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 1/√2 होने के लिए ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो देखो, 5/4। नहीं वो तो एक ही बार हुआ ना, बट ये कहानी बार बार होगी। 5/4 इज द फर्स्ट केस। सोचो एक ही बार cos 45 डिग्री होता है या बार बार होता है, मतलब cos की वैल्यू 1/√2 एक बार होती है 45 पे, उसके बाद भी तो होता है। पीरियोडिक फंक्शन है आसिया, यस सर। ये तो बार बार होगा ना बेटा।
ये एक बार थोड़ी Yes, होगा। sir. तो इसका जो आता है वो आता है जनरल सोल्यूशन 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई 5/4। देखो n का क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। n की वैल्यू तुम 0 रखो, तो अगर आपने n की वैल्यू को 0 रखा तो ये π/4 आ जाएगा। n की वैल्यू को 1 रखिए तो 3π/4 हो जाएगा। तो ये बार बार होता रहेगा ये काम। ओमेगा को Yes, हम लिख sir. सकते हैं 2π/t मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई π/4। पाई से पाई को आप उड़ा सकते हैं, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई t। अब n की वैल्यू आप चेंज करते जाओ और आपको ये वैल्यूज पता चलती जाएंगी। t की वैल्यू जैसे n की वैल्यू आप 0 रखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी t/8, n की वैल्यू 1 रखिए तो 3t/8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझी? Yes, sir. Sir, लेकिन इसमें आंसर जो दिया है वो π/4 √LC है। π/4 √LC। तो ओमेगा की वैल्यू उसने 2π/t नहीं रखा होगा ना, ओमेगा की वैल्यू को उसने रख दिया होगा। एक तो ये ओमेगा को मैंने टाइम पीरियड के टर्म्स में रखा है। अब ओमेगा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/√LC। तो 1/LC इज इक्वल टू 2n+1 π/4 लिख सकते हैं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. फिर आ जाएगा। हम्म, और पूछिए। The turn ratio of transformer is 1:2. An electrolyte DC cell of EMF 2 volt is connected to its primary. The output voltage is. द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर कितना है? 1:2. ठीक है। सर तो इसमें हम EMF लेंगे वो E1 लेंगे ना, और E2 की वैल्यू निकालनी होगी। और कौन सा है ये सोर्स, क्या लगा है? An electrolyte DC cell of EMF 2 volt is connected to its primary. तो डीसी लगा है तो कुछ भी नहीं होगा। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी, नॉट फॉर डीसी। ओके सर। ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है बेटा वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। ट्रांसफार्मर की यस वर्किंग सर। म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। तो अगर म्यूचुअल इंडक्शन ही नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करेगा? और म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए करंट का वेरी करना जरूरी है। और करंट वेरी कब करता है, आपका किस सोर्स के लिए करता है? तो वो वेरी करता है ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए। A transformer consisting of 300 turns in the primary and 150 turns in the secondary gives output power of 2.2 kilowatt. If the current in the secondary coil is 10 ampere, then the output voltage and current in the primary coil. बहुत ज्यादा पढ़ दिया, एक बार फिर से पढ़िए। ट्रांसफार्मर consisting of 300 turns in the primary and 150 turns in the secondary gives power of 2.2 kilowatt. If the तो current in the नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, yes sir 300. तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 300 और सेकेंडरी में जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज 150, राइट? आउटपुट पावर इज 2.2 kilowatt. 2.2 kilowatt can be written as 2200 watt, right? और Yes क्या sir. कहता है आपसे? If the और current क्वेश्चन, in the secondary coil is 10 ampere, then the I2 input की वैल्यू इज voltage 10 एम्पियर। then the इनपुट input वोल्टेज आपको voltage चाहिए, and current in ठीक the है। अब primary देखिए, coil. आउटपुट पावर कैन बी रिटन एज इक्वल टू आउटपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट वोल्टेज।
तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज को हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट, और आउटपुट पावर इज 2200 डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट, तो 10 तो 220 हो जाएगा, 220 वोल्ट। ठीक है, अब इनपुट पावर कितना होगा, तो इनपुट पावर की वैल्यू कितनी होगी, तो इनपुट पावर की वैल्यू हो जाएगी हमारी इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट। अगर हमें ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हम तो ये मान के चलेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर का क्या मतलब होगा कि वट एवर इज द इनपुट पावर द सेम विल बी द आउटपुट पावर। तो ये हम लिखेंगे 2200 मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज है, मल्टीप्लाइड बाय द करंट। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज आपको गिवन है क्या क्वेश्चन में, इनपुट वोल्टेज गिवन नहीं है, तो इनपुट वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो अभी मैं करके बताता हूँ। तो 2200 इनपुट वोल्टेज को हम कैसे निकालें, तो इनपुट वोल्टेज को निकालने के ये एक इक्वेशन मान लो, यहाँ पर हमें इनपुट वोल्टेज चाहिए। तो इनपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करें, तो हमें मालूम है कि भाई इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिल चुका है दैट इज 220 वोल्ट, तो इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है, तो ये कट गया, ये 2 आ जाएगा, तो V इनपुट विल बी इक्वल टू 440 वोल्ट। अब 440 वोल्ट जो ये आया है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए, मैं 1 मिनट में वापस आया, इसको नोट करिए। यस सर। जी आसिया बताइए। सर इतने ही थे अभी तो। अच्छा, हाँ सक्षम, आपने क्या क्या किया। आसिया आपने अभी इसी चैप्टर तक रिवाइज करा है। सर अभी एक तो मैग्नेटिक वाला वो दोनों चैप्टर रिवाइज कम किया है, मतलब वो करना है। और बाकी मैं एक सारे चैप्टर के मिक्स कर रही हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस और कुछ कुछ चैप्टर वाइज। अच्छा, चलिए तो फिर उसको रिवाइज करिए आप, और जो भी डाउट्स आते हैं उसको पूछते रहिए। यस सर। ठीक है।
चलिए Thank you, sir.